पूरी की पूरी हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, उल्टा कर सकते हो, सारे के सारे वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सारी की सारी हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ए से स्टार्ट किए थे, घूम फिर के हम लोग कहां पे पहुंच गए, वापस ए पे पहुंच गए। लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या किया, इसमें हम लोगों ने अल्टरनेट आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस का उपयोग किया। अगर बोला गया कोई चीज पहले समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं पहले कोई चीज 5 थी, अब उसको कर दिया गया रेज्ड टू 10, तो अब वो 10 हो गई है। हीट पंप के केस में क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो Q2 नहीं होगा, आउटपुट Q2 नहीं होगा, पता आउटपुट क्या होगा, Q1। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस गिरफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार और अमेजिंग से लेक्चर में, जो कि है अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 3। बेटा क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये इंटरेक्शन इतनी खास आपसे हो नहीं पाती है, वरना लाइव लेक्चर में यही चैप्टर हम लोग 4 से 5 लेक्चर में पढ़ाते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जल्दी जल्दी चीजें हो जाती हैं, तो ये बहुत से बहुत 3 ही लेक्चर का चैप्टर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स ये ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो आसान से चैप्टर भी हैं, ज्यादा बड़े चैप्टर भी नहीं है। आप जल्दी जल्दी हर कंसेप्ट के ऊपर अगर 3 से 4 सवाल लगाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप पेपर के लिए रेडी हो जाएंगे। ये चैप्टर ऐसा नहीं कि आपको बार बार पढ़ना। आप क्या करो, हर कंसेप्ट के ऊपर 2 से 3 सवाल लगा लो, और जब भी टेस्ट आए उससे पहले कुछ दिन पहले आप रिवाइज करके जाओगे, तो भी टेस्ट में आप अच्छे नंबर करके आ सकते हो। मैं नीट की बात नहीं कर रहा, जो आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। नीट तक तो ये काफी बार रिवाइज हो जाना चाहिए, ताकि आपको चीजें भूले नहीं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, काफी चीजें हैं जो कि याद रखनी है अपने को। ये चीज क्लियर है कि नहीं? तो बात करते हैं हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था, और कुछ प्रोसेसेस किए थे हम लोगों ने, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस किया, फिर कंपैरिजन किया था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉलीट्रॉपिक पढ़ा था, और आखिरी में साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है वो समापन है अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने वाले हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ही हम लोग हीट इंजन पढ़ेंगे, कार्नोट्स का हीट इंजन पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर देखेंगे, और लास्ट में क्या आएगा अपने पास, हीट पंप आएगा, ठीक है बेटा। और मैं एक चीज बता दूं, ये जो 3 टॉपिक है ना, ये भाई साहब नीट के फेवरेट है, फेवरेट। भाई साहब क्वेश्चन पूछ देता बेटा, हर 2 साल में आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, हर 2 साल में एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा इन 3 टॉपिक से, पक्का, ठीक है ना। आसान से टॉपिक है, सिंपल फॉर्मूला लगते हैं, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन अरे इतना तो एडजस्ट कर लेंगे भाई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड था। वैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपने पास 2 स्टेटमेंट है। कितनी स्टेटमेंट है बेटा? 2 स्टेटमेंट है। एक तो थे केल्विन प्लैंक, उन्होंने स्टेटमेंट दी, दूसरी अपने पास किसने स्टेटमेंट दी? क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दी। तो बेसिकली अपने पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 स्टेटमेंट है। पहले जो केल्विन प्लैंक थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work। बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है मास्टर जी, सिंपल लैंग्वेज बताऊं, सरल लैंग्वेज में, कि भाई साहब दुनिया में आज तक कोई ऐसी मशीन बनी ही नहीं है, दुनिया में आज तक कोई ऐसी मशीन बनी ही नहीं है जो कि सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब करके वर्क में कन्वर्ट कर दे, सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब करके वर्क में कन्वर्ट कर दे। आज तक कुछ ऐसा हम लोग बना ही नहीं पाए, ठीक है ना। पूरी की पूरी हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हां, उल्टा कर सकते हो, सारे के सारे वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सारी की सारी हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वही चीज उसने क्या बोली है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं जो कि क्या करे, सारी की सारी हीट को, जिसका सोल रिजल्ट क्या हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होगा? जहां से हीट मिल रही है, ठीक है ना, और उसको किसमें कन्वर्ट कर दे, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। आज तक कोई भी
प्रोसेस ऐसा पॉसिबल हुआ ही नहीं है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल जिसका सोल रिजल्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर, और उसको कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दे, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। आज तक नहीं बना पाए हम लोग, ठीक है ना, समझ लग रही है बात। तो ये था केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। दूसरा देखो भाई साहब, क्लॉसियस साहब क्या कह के गए, क्लॉसियस साहब ये कह के गई, क्लॉसियस साहब ये कह के गए कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object। भाई साहब कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें हीट क्या करे, हीट क्या करे, कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करे, फ्लो करे। समझ लग रही बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। हम सबको पता भाई साहब नेचर ने कैसे हीट को फ्लो करवा रखा है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, यानी कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट। नेचर ने यह नहीं बनाया कि हीट भाई साहब ठंडे से निकल के गर्म में जाएगी ना, हमेशा गर्म से ठंडे में जाएगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इतना पता है। लेकिन अगर हमें उल्टी गंगा बहानी है, उल्टी गंगा बहानी है, हमको क्या करना है, हीट को कोल्डर ऑब्जेक्ट से यानी कि लोअर टेम्परेचर से अगर हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करवाना है, जो कि खुद से पॉसिबल नहीं है। अगर खुद से पॉसिबल नहीं है तो करवाया नहीं जा सकता क्या, करवाया जा सकता है, लेकिन कब आप जब बाहर से क्या करो, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करो, जब बाहर से कुछ क्या करो, एक्स्ट्रा वर्क करो। जिसका एग्जांपल अपना क्या है, घर पे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, आप फ्रिज देखो, फ्रिज अपना ठंडा होता है तो ठंडे को और ठंडा करता है ना, वो ठंडे को और ठंडा करता है भाई साहब। फ्रिज में जो भी चीजें होती है वो ठंडी होती रहती ना, ठीक है ना। यानी कि होता क्या है कि वो क्या करता है, कोल्डर रीजन से हीट ले लेके हॉटर रीजन में डाल रहा होता है। अब सर मैंने आपको बताया कि अगर आपको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट को फ्लो करवाना है, यानी कोल्डर से हॉटर साइड करवाना है, तो आपको बाहर से वर्क करना पड़ेगा। अब सोचो बाहर से वर्क कौन कर रहा होगा, अरे भाई साहब वही जो आपने मशीन लगा रखी है अपने पीछे फ्रिज के, रेफ्रिजरेटर के, वही तो काम कर रहा है वर्क। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको हीट कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करवानी है, ठीक है ना, उल्टी गंगा बहानी है, एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं, एक्चुअल में तो हॉटर से कोल्डर जाती हीट, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाती है। अगर आपने लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट को फ्लो करवाना है तो आपको बाहर से वर्क करना पड़ेगा। जो अपना रेफ्रिजरेटर के पीछे जो मशीन लगी होती है वो वही काम करती है, तभी तो अपना फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है लगातार गिरता रहता है, ठंडे को और ठंडा करता है। समझ लग रही है बात, ठीक है ना। तो ये है अपने पास क्या, क्लॉसियस की स्टेटमेंट, क्लॉसियस की स्टेटमेंट ये है अपने पास, और केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट ये है अपने पास। केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई सबको कि आप सारी की सारी हीट को कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सारी की सारी हीट को आप कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी है, यानी कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो कि सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब करके वर्क में कन्वर्ट कर दे। यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो, जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100%। ईटा, इसको ईटा बोलते हैं हम लोग, ईटा को हम लोग किसे शो करते हैं, या एन बोल लो, कई लोग एन से लिखते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, यानी कि सारी की सारी हीट ऑब्जॉर्व करके किसमें कन्वर्ट कर दे, वो वर्क में। समझ आ गई बात। और अगर अपने को उल्टी गंगा बहानी है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, यानी कि नेचर तो क्या करवाता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लेकिन अगर अपने को उल्टी गंगा बहानी है, यानी कि लोअर टेम्परेचर से अगर हायर टेम्परेचर अपने को हीट को क्या करवाना है, फ्लो करवाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, बाहर से वर्क करना पड़ेगा। यानी कि अगर अपने को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर का मतलब कोल्ड बॉडी हो गई एक तरह से, हायर टेम्परेचर का मतलब हॉट बॉडी। अगर हीट का ट्रांसफर अपने को यहां से यहां करवाना है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, जो कि आपकी रेफ्रिजरेटर फ्रिज की मशीन करती है। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको दोनों स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो जैसे अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, उसी तरह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा स्पॉन्टेनिटी के ऊपर बात करता है। ठीक है ना, प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के ऊपर बात करता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब देखो, अब अपने पास क्या आ जाता है, हीट इंजन। क्या आ जाता है अपने पास, हीट इंजन। तो बेटा ये सब जो हीट इंजन वगैरह है, ये सब बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर बात करें किसकी, हीट इंजन की, तो सर हीट इंजन क्या है? अरे सर हीट इंजन वही इंजन है जो कि क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके वर्क में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमको यह भी पता है दुनिया में ऐसी कोई मशीन है ही नहीं जो कि सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब करके क्या कर दे, वर्क कर दे। यानी कि इसकी भी एफिशिएंसी 100% तो होगी ही नहीं, यानी कि सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब करके वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब देखो हीट इंजन में क्या क्या अपने पास कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है अपने पास हीट इंजन में, वो होता है सोर्स। सोर्स क्या होता है बेटा, सोर्स वो रिजर्वायर होता है जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि एक तरह से हॉटर बॉडी होती है जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, इसको T1 से शो करते हैं। याद रखना T1 को आपने केल्विन में रखना है। और एक होता है सिंक, एक क्या होता है, सिंक। सिंक वो रिजर्वायर होता है जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, यानी कि लोअर टेम्परेचर पे होता है। यानी कि T1 क्या है, T2 से ज्यादा है। ये हायर टेम्परेचर पे होता है, ये लोअर टेम्परेचर पे होता है। अब हमको पता है जैसे ही हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर को देखेगा कहेगा आहा, और हीट क्या हो जाएगी, लो होना शुरू हो जाएगी। तो यहां से हीट समझो निकली Q1, यहां से हीट निकली समझो Q1। लेकिन हम भी चालाक आदमी, हमने क्या किया, बीच में ही क्या लगा दी, एक मशीन लगा दी। मशीन लगा दी एक बीच में, क्या लगा दी, एक मशीन लगा दी। अब वो मशीन क्या कर रही है, वो मशीन क्या कर रही है, जो हीट निकली Q1, हीट क्यों निकली, क्या, क्योंकि यहां पे हायर टेम्परेचर, यहां लोअर टेम्परेचर। हायर ने लोअर को देखा, तुरंत हीट निकली। हमने सोचा बेटा फायदा उठा लेते हैं, फायदा उठाने में तो हम तो माहिर ही हैं, तो हमने सोचा कि फायदा उठा लेते हैं। तो हमने क्या किया, बीच में मशीन लगा दी। और ये मशीन क्या कर रही है, इस हीट को एब्जॉर्ब करके क्या कर रही है, कुछ वर्क कर रही है। क्या यह मशीन सारा का सारा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकती है? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ हीट वेस्ट जरूर जाएगी। ये Q2 एक तरह से वेस्ट हीट है, वेस्ट हीट। अगर बेटा Q1 सारा का सारा वर्क में चला जाता तो इसकी एफिशिएंसी 100% हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अरे समझ लग रही है बात, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब Q1 क्या है, Q1 क्या है, जो हीट निकली सोर्स से, ठीक है ना, जो कि मशीन ने एब्जॉर्ब करी, ऐसे ही बोल सकते हो। मशीन ने कुछ वर्क किया W। और Q2 क्या है, जो हीट सिंक के पास जा रही है, बोलो वेस्ट हीट। तो बताओ एफिशिएंसी क्या होता है सर, एफिशिएंसी होता है अपने पास, एफिशिएंसी जो होता है वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। अगर आपको परसेंटेज में निकालनी हो, ठीक है ना, तो परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। अगर परसेंटेज में निकालनी तो इंटू 100 कर देना, ठीक है। आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा अपने पास, सर आउटपुट तो हमें वर्क ही चाहिए ना, तो वर्क हो गया आउटपुट। इनपुट क्या हो गया, सर इनपुट तो क्या दे रहे हैं हम लोग, अरे यही तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये तो वेस्ट है। तो इनपुट क्या है, Q1 अपने पास। तो ये एफिशिएंसी अपने पास। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब एक चीज बताओ, ये जो Q1 है यही तो वर्क में गया और Q2 में गया, तो मैं लिख सकता हूं कि Q1 इक्वल्स टू वर्क प्लस Q2। कोई दिक्कत? तो मैं वर्क को क्या लिख सकता हूं, वर्क को लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2। वर्क को क्या लिख सकता हूं, Q1 माइनस Q2। वर्क को क्या लिख सकता हूं, Q1 माइनस Q2। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो यहां से मैं वर्क को लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू 100। तो यहां से अपने पास क्या आया, यह आ गया अपने पास 1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100। 100 से मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपना जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है ना।
अगर आपको परसेंटेज में आंसर नहीं लेके आना, कई कई बार आपको जो एफिशिएंसी होगी वो परसेंटेज में नहीं गिवन होगी, कई कई बार आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में नहीं गिवन होगी, आपको एफिशिएंसी डेसिमल्स में गिवन होगी, जैसे 0.2, 0.3, 0.4। अगर 0.2 आपको एफिशिएंसी दे रखी है तो इसका मतलब आपको परसेंटेज में नहीं दे रखी, ठीक है ना। इंटू 100 कर दोगे तो कितनी बन जाएगी वो सर 20%। 0.3 को इंटू 100 कर दोगे तो 30%। तो आपको जो एफिशिएंसी है वो डेसिमल्स में भी आ सकती है और परसेंटेज में भी आ सकती है, ठीक है ना। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है। अब देखा क्या गया कि भाई साहब जो Q2 बाई Q1 है, जो Q2 बाई Q1 है वो T2 बाई T1 के बराबर है। Q2 बाई Q1 T2 बाई T1 के बराबर है, तो आप क्या लिखते हो 1 माइनस T2 बाय T1। T2 T1 क्या है सर? T2 है अपने पास सिंक का टेम्परेचर और T1 क्या है अपने पास सोर्स का टेम्परेचर। लेकिन याद रखना T1 एंड T2 शुड बी इन केल्विन। केल्विन में ही होने चाहिए भाई साहब, वरना लुढ़क लोगे आप, तुरंत ही सवाल गलत कर बैठोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आधे बच्चे सबको आता है ये करना, लेकिन लुढ़कते यहां पर है, यहां पर लुढ़कते हैं। तो भाई साहब एफिशिएंसी क्या हो गई अपने पास? अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है एफिशिएंसी, अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर आपको वर्क पता है और Q1 पता है तो एक ये हो गया। अगर आपको Q2 और Q1 पता है तो ये हो गया। और अगर आपको T2 T1 पता है तो सर ये हो गया। लो भाई समझ आया? तो किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी के अगर मेरे को परसेंटेज में निकालनी है, इन परसेंटेज जो आता है अपने पास आंसर वो क्या आता है? अगर आपको वर्क पता है तो वर्क अपॉन Q1 इंटू 100 या 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100 या 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। भाई साहब इतनी बात आप याद रख सकते हो क्या मेरे लिए? क्या आप इतनी बात मेरे लिए याद रख सकते हो क्या? बिल्कुल सर, आपके लिए तो कुछ भी, यही सुनना था, ठीक है ना बेटा। तो आप बस इतना याद रखो, यही है अपने पास हीट इंजन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपसे वो एफिशिएंसी खेलेगा, आपसे वो एफिशिएंसी खेलेगा। समझ लग रही बात? तो याद रखना ये वाली जो एफिशिएंसी आ रही है ये किस में आ रही है अपने पास? परसेंटेज में आ रही है। किस में आ रही है बेटा? परसेंटेज में, ठीक है। ये जो एफिशिएंसी लिखी है मैंने परसेंटेज में लिखी है, ठीक है बेटा। किस में लिखी है ये मैंने? परसेंटेज में। ये एफिशिएंसी परसेंटेज में लिखी है। अगर आपको परसेंटेज में ना लिखी हो, जैसे फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी मैंने दे दी 0.3, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे ना इंटू 100 करके 30%। इतनी चीज क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी चीज थी। हमको पता है हीट क्या करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाती है। तो जैसे ही हायर टेम्परेचर ने लोअर टेम्परेचर को देखा, उसने Q1 हीट निकाली, हमने दिमाग लगा लिया, बीच में मशीन ठोक दी। मशीन ने क्या किया, Q1 का कुछ तो वर्क में कन्वर्ट कर दिया और कुछ वेस्ट फेंक दिया। वेस्ट जो फेंका वो क्या था? Q2 था, ठीक है ना। लेकिन एफिशिएंसी सर क्या होती है? आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट तो मैं वर्क चाहिए, इनपुट क्या था अपने पास? Q1 था, तो वर्क बटा Q1 इंटू 100। इंटू 100 किस लिए? परसेंटेज के लिए। W को मैं क्या लिख सकता हूं सर? Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 मैंने Q1 से Q1 को डिवाइड कर दिया, Q1 से Q1 को डिवाइड कर दिया, Q1 से Q1 को डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100। अपने पास ये आ गया, ठीक है भाई साहब। अब देखा क्या गया कि जो Q2 बाई Q1 है, Q2 बाई Q1 है वो T2 बाय T1 के, यानी कि जो ये जो Q1 है वो पता किसके हिसाब से निकलती है? Q1 पता किसके हिसाब से निकलती है सर? Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। जो ये हीट निकल रही है वो T1 के अकॉर्डिंग है, और जो Q2 है ये T2 के अकॉर्डिंग है, यानी कि Q1 इज प्रोपोर्शनल टू T1 और Q2 इज प्रोपोर्शनल टू T2। तो उसी हिसाब से Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया? Q2 बाई Q1 को T2 बाई T1 लिख दिया।
क्या आप लोगों को यह चीज समझ आ गई? क्या आप लोगों को यह चीज समझ आ गई? तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को यह चीज समझ आ गई। तो यह चीज आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो जल्दी से एक सवाल कर देते हैं सर, ताकि फील आ जाए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सर एफिशिएंसी बताओ हीट इंजन की जो कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में काम कर रहा है। सर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, यानी कि सोर्स का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पे जाएगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे रखते हैं सोर्स। यानी T1 तो कितना हो गया सर? 100 डिग्री सेल्सियस। अरे बॉइलिंग पॉइंट तो यही होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया सर? सिंक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। और बीच में लगा ली मशीन, ये बता, मैं आपको बस थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, आप तो सीधा आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। तो यहां से हीट निकली होगी कुछ Q1, यहां गई होगी कुछ Q2, और ये गया वर्क में। हमें तो क्या करनी है? एफिशिएंसी निकालनी है। और देखो आंसर परसेंटेज में निकालना है। अपने को ऑलरेडी T1 T2 दे रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते थे। तो सीधा आंसर हो जाएगा 1 - T2 बटा T1 इंटू 100। बेटा ये सारे सवाल आए हुए हैं, जितने भी सवाल करवाता हूं ना मोस्टली इनमें से आए हुए होते हैं। बस मेरा टाइपराइटर को लिखने का मन नहीं करता, उसको लगता ज्यादा कम बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 - T2। अब ध्यान रखना, T1 अगर अपने को दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 + 273, यानी कि 373 केल्विन। सिमिलरली T2 कितना हो जाएगा अपने पास? 0 + 273, यानी कि 273 केल्विन। हमको यहां पर हमेशा किसमें पुट करना होता है? हमको हमेशा यहां पर पुट करना होता है केल्विन में। किसमें? केल्विन में। बेटा अगर तुमने गलती से भी सेल्सियस कर दिया ना, तो बेटा तुमसे बड़ा कोई गधा नहीं दुनिया में। इतनी बार बता दिया मैंने, अब भी तुम अगर वहां पे डिग्री सेल्सियस करके आ गए ना, इनको केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया टेम्परेचर को, तो बेटा तुम बस फिर खत्म हो, दुनिया खत्म है। तो आ जाएगा बेटा अपने पास 100 बटा 373 इंटू 100। इसको अगर आप करोगे तो अपना जो आंसर निकल के आएगा, वो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 26.78 के करीब आता है। ठीक है ना, 26.78 के करीब आता है। तो अपना आंसर कितना जाएगा? 26.8%। अपना आंसर कितना हो जाएगा? 26.8%। इतनी चीज क्लियर है? अरे कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। अच्छा, कार्नोट इंजन आ गया। तो उससे पहले कार्नोट इंजन से पहले हम लोग सीख लेते कि सर एक कार्नोट इंजन क्या है। कार्नोट भी क्या है? एक हीट इंजन है। ठीक है, कार्नोट भी क्या है? हीट इंजन है। सर कौन सा हीट इंजन? हीट इंजन तो आपने पढ़ा दिया मुझे। बेटा कार्नोट एक आइडियल हीट इंजन है। ठीक है ना, आइडियल हीट इंजन है। तो सर आइडियल हीट इंजन का मतलब क्या हुआ? इसकी एफिशिएंसी 100% होगी? नहीं, इसकी भी एफिशिएंसी 100% नहीं, इसकी भी एफिशिएंसी 100% नहीं है। फिर सर आइडियल क्यों बोलते हैं इसको? बेटा इसको आइडियल इसलिए बोलते हैं, क्योंकि आज तक कोई और हम लोग ऐसा इंजन बना ही नहीं सके, कोई ऐसी मशीन बना ही नहीं सके जो कि सेम टेम्परेचर कंडीशन पर हमको कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंसी दे दे। इसलिए हम लोगों ने इसको आइडियलाइज्ड हीट इंजन बना रखा है। तो लिखो भाई साहब, हेडिंग डालो कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट्स हीट इंजन। भाई साहब कार्नोट्स हीट इंजन क्या है? कार्नोट हीट इंजन एक आइडियल हीट इंजन है। क्यों सर आइडियल क्यों है? मैंने आपको जैसे बताया, इसकी एफिशिएंसी भी 100% नहीं है भाई साहब, इसकी भी एफिशिएंसी 100% नहीं है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी क्या है? मैक्सिमम है। इसकी एफिशिएंसी क्या है? मैक्सिमम। यानी कि हम लोग आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना पाए हैं जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? कार्नोट की हीट इंजन की एफिशिएंसी से क्या हो? ज्यादा हो। समझ लग रही बात? आज तक मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो
हीट इंजन हमारे द्वारा जो सोचा गया है वो कौन है? कार्नोट्स हीट इंजन, यानी कि इसको को हम लोग आइडियल हीट इंजन कहते हैं। तो बेटा फिजिक्स में काफी चीजें आइडियलाइज्ड रहती हैं, जैसे आइडियल ब्लैक बॉडी हो गई, आइडियल स्मूथ सरफेस हो गई, मानते हैं। तो हम लोग इनको एक तरह से स्टैंडर्ड मान के चीजें हम लोग अपनी बनाते हैं या करते हैं। ठीक है भाई साहब, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर ये चीजें जब ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती पढ़ते क्यों है? कई बच्चों के दिमाग में आता है, कई बच्चे कमेंट भी करते हैं। अब क्या करें बेटा, हैं तो हैं। चल भाई साहब, तो सर ऐसा क्या है अपने पास कार्नोट के हीट इंजन में जो इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो गई? ऐसा क्या है? तो देखो बेटा, जो कार्नोट का जो हीट इंजन है अपने पास, कार्नोट का जो हीट इंजन है उसमें भी सोर्स है, उसमें भी सिंक है, कुछ अलग थोड़ी ना। हीट इंजन में तो सोर्स सिंक हो गई, यानी सोर्स क्या होगा जिसका हायर टेंपरेचर होगा, सिंक क्या होगा जिसका लोअर टेंपरेचर होगा। सोर्स T1 टेंपरेचर पे होगा, सिंक T2 टेंपरेचर पे होगा, वही बीच में मशीन लगी होगी जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही होगी। लेकिन फिर सर ऐसा क्या अलग है इसमें? बेटा इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट हमारे पास ऑल्टरनेट आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहे हैं। ऑल्टरनेट आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ठीक है ना? कैसे सर? अगर मैं पीवी कर्व बनाऊं, कौन सा कर्व बनाऊं? पीवी, और समझो यहां से स्टार्ट करूं, समझना मेरी बात को बेटा, समझ आएगा पूरा प्रॉपर। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं इस स्टेट से, समझो सर यहां पर जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम है V1 और टेंपरेचर क्या है? T1। प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेंपरेचर T1। और मैंने क्या किया, आइसोथर्मल प्रोसेस की हेल्प से क्या किया, एक्सपेंशन किया। तो सर ऐसा एक्सपेंशन हुआ। अब सर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का एक्सपेंशन है तो प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन टेंपरेचर चेंज होने वाला नहीं है। यहां पे P2 हो गया, यहां पे V2 हो गया, लेकिन टेंपरेचर तो अभी भी क्या रहा सर? T1 रहा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो इसको बोल देते हैं कि ये समझो A पॉइंट था। कौन सा पॉइंट है? A पॉइंट। और ये क्या है? B पॉइंट। तो जब A से B गए हम लोग तो एक्सपेंशन हुई, लेकिन कैसी एक्सपेंशन है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो A टू B क्या है अपने पास? A टू B क्या है अपने पास? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। समझ लग रही है बात? ठीक है, फिर देखो, जैसे मैंने बोला आपकी कि हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ऑल्टरनेट आइसोथर्मल आइडियाबैटिक प्रोसेस कराते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाएंगे। ये लो भाई साहब, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये हो गई क्या अपने पास? आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब आइडियाबैटिक में क्या होता है अपने पास? प्रेशर भी चेंज हो रहा था, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा था, टेंपरेचर भी चेंज हो रहा है। तो सर P2 V2 तो हो गया था, तो ये पॉइंट को लिख देते हैं हम लोग P3 V3, और टेंपरेचर T1 था तो उसको T2 लिख देते हैं, क्योंकि नंबर ही तो बढ़ाएंगे। ठीक है ना? यहां पे टेंपरेचर T1 था, तो यहां पे T1 से क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा, चेंज हो रहा है टेंपरेचर। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इस पॉइंट को दे देते हैं C पॉइंट। तो भाई साहब B से C क्या हो रहा है अपने पास? B से C हो रहा है अपने पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब बात करी जाए किसकी, और क्या होगा सर? और क्या होगा? और होगा अपने पास क्या? अब होगा अपने पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन दिखाऊं आपको, तो ये हो रहा अपने पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है ना? समझो हम लोग यहां से यहां तक आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हुए आ गए। ठीक है ना? यानी C से D पॉइंट तक टेंपरेचर का मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा है? कम हो रहा है ना? वॉल्यूम क्या कर रहा है? कम हो रहा है। तो C से D क्या है अपने पास? आइसोथर्मल कंप्रेशन। अरे समझ लग रही है बात? और फिर D से A क्या होगा सर? D से होगा अपने पास, D से A होगा अपने पास एडियाबैटिक क्या होगा अपने पास? एडियाबैटिक कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन? एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस टाइप का बनता है अपने पास पीवी कर्व। किसका? कार्नोट इंजन का। ठीक है ना? तो डी से ए क्या जाएगा? डी से जाएगा अपने पास
एडियाबैटिक कंप्रेशन। मुझे नहीं लग रहा कोई भी डाउट होगी आप लोगों को इसमें, ठीक है। तो भाई साहब यहां पर भी स्टेट लिख देते हैं, यहां से लेकर यहां तक, सी से लेकर डी तक क्या हुआ था सर, सी से लेकर डी तक हुआ था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज हो जाएंगे, कुछ P4 V4 हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, T2 ही रहेगा। फिर क्या हो गया सर, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज करके देखो वहीं पे पहुंच गए हम लोग। तो बेसिकली एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस है हीट इंजन, बेसिकली क्या है, एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस है। समझ लग रही है बात, ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस है अपने पास। ए से स्टार्ट किए थे, घूम फिर के हम लोग कहां पे पहुंच गए, वापस ए पे पहुंच गए। लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या किया, इसमें हम लोगों ने ऑल्टरनेट आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस का उपयोग किया, जो कि अपने पास क्या है, कार्नोट का हीट इंजन। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर टेम्परेचर दो ही है, दो ही तो टेम्परेचर है, एक तो सर T1 है और एक क्या है, T2 है, दो ही तो टेम्परेचर है। तो बताओ T1 किसका टेम्परेचर था, अभी सिखाया था, सोर्स का टेम्परेचर, यानी कि हायर टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये जो T1 वाला टेम्परेचर है बेटा, ये T1 वाला टेम्परेचर, ये जो T1 वाला टेम्परेचर है, ये किसका टेम्परेचर है, सोर्स का। और ये जो टेम्परेचर है T2 वाला, ये किसका टेम्परेचर है, ये है अपने पास सिंक का। अरे है तो ये भी हीट इंजन ना, सोर्स और सिंक के बीच में तो ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। तो T1 और T2 क्या है अपने पास, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर, जो कि अपने को केल्विन में लेना है। तो वही चीज यहां पर है, कुछ अलग थोड़ी ना। ये हो गया अपने पास सोर्स T1, ये हो गया अपने पास सिंक T2, ठीक है ना। यानी कि हम लोग ये चीज ना, इतना ग्राफ ना दिखा के हम लोग ऐसे बना देते हैं, और बीच में क्या लगा दी, मशीन लगा दी, ठीक है ना। यहां से गई Q1 हीट, रिजेक्ट कर दी, यानी कि वेस्ट हीट Q2, और कुछ ने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, वही होगी सर जो कि नॉर्मल हीट इंजन की होती थी, वही आंसर आएगा सेम, वर्क अपॉन Q1 इंटू 100, परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है ना। या बोल लो 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100, सेम ही आंसर आएंगे बेटा, कुछ अलग नहीं आएगा। या बोल लो 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100, कुछ भी अलग अपने पास नहीं आएगा, सेम ही आंसर आ रहे हैं अपने पास बेटा, सेम ही आंसर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी तो हीट इंजन है ना, हीट इंजन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ भी अलग नहीं बताया मैंने, ये वही चीज है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम ही आंसर है इसके, वही आंसर है, सेम आंसर, ठीक है बेटा। तो कुछ भी ये मत समझना कि सर ये कुछ अलग है अपने पास, ये सेम ही चीज है, ठीक है। 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100, ठीक है प्रभु। तो ये है अपने पास एफिशिएंसी, इसकी भी एफिशिएंसी आप ऐसे ही निकालोगे, जैसे आप नॉर्मल हीट इंजन की निकाल रहे थे, वैसे इसकी भी निकालोगे। अब सर इसमें थोड़ा सा और बताओ, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। ज्ञान की बातें क्या करें सर, सर हमको पता है साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो तो क्या होता है अपने पास, एरिया इनसाइड द लूप। हाँ बेटा, तो ये जो एरिया होगा ना इस लूप के इनसाइड, यही तो क्या होगा अपने पास, वर्क होगा, यानी कि एरिया इनसाइड लूप, यही तो क्या होगा अपने पास, वर्क होगा, जो कि अपने को वर्क मिला है, ये W, यही तो वर्क मिला है, यही तो वर्क होगा, ठीक है ना। तो सर Q1 और Q2 कहां है, बताता हूं। देखो बेटा, जब एडियाबैटिक प्रोसेस अपने पास, ये ग्रीन ग्रीन वाले एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें तो कोई हीट आएगी नहीं, तो सर हीट किस में आएगी, एक तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट आएगी, और एक अपने पास किस में हीट आएगी सर, आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट आएगी। एक तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हीट आएगी, और सॉरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट आएगी, और एक आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट आएगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन में कोई भी हीट नहीं आएगी, हमको पता है एडियाबैटिक में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि यहां पर और यहां पर हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं है, ना हीट रिलीज हो रही ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ए से लेकर बी तक अपने पास क्या हो रहा है सर, ए से लेकर बी तक अपने पास क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। और सर याद करो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता था, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता था,
और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता था, जीरो, चेंज इन एनर्जी जीरो होता था, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं कर रहा। तो यानी कि जो भी हीट जाती थी वो किस में जाती थी, वर्क में। तो अगर वर्कडन आ गया पॉजिटिव तो हीट भी पॉजिटिव, यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड। तो एक चीज बताओ, जब ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो ना, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो जीरो होता था। अगर वर्कडन पॉजिटिव तो हीट भी पॉजिटिव। तो ए से अगर आप बी जा रहे हो तो वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सर गैस तो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, तो वर्क पॉजिटिव तो हीट भी पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव तो हीट भी पॉजिटिव। हीट पॉजिटिव का मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, यानी कि हीट एब्जॉर्ब कौन सी होती है सर, Q1 हीट होती है। तो यहां पर क्या आती है अपने पास, Q1 हीट आती है। यानी यहां से लेकर यहां तक ए से बी प्रोसेस में जो भी हीट मशीन ने एब्जॉर्ब करी है वो क्या है, अपने पास Q1 हीट है। ठीक है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। फिर आ गया आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, यहां पे हीट जीरो, आइडियाबैटिक कंप्रेशन में भी हीट जीरो। फिर सी से डी क्या हो रहा होगा, सर सी से डी अपने पास वर्कडन नेगेटिव है, क्योंकि क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो सर अगर वर्क नेगेटिव है तो हीट भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। हीट नेगेटिव का मतलब हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड, यानी कि सी से डी के बीच में हीट क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। हीट क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, यानी कि Q2, वेस्ट हीट, वेस्ट हीट। तो समझ आया आपको कार्नोट पूरा का पूरा। तो मैंने आपको यहां से भी समझा दिया है, जो कि हीट इंजन का हम लोग बेसिकली फ्लो डायग्राम दिखाते हैं। दूसरा मैंने आपको कर्व से भी समझा दिया कि भाई साहब Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड है, Q2 क्या है, जो हीट रिजेक्टेड है यानी रिलीज है, और वर्कडन क्या हो जाएगा, एरिया इनसाइड द लूप हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। याद रखना, कार्नोट इंजन वो इंजन नहीं जिसकी एफिशिएंसी 100% है। कार्नोट इंजन वो इंजन है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। आज तक हम लोग कोई ऐसा इंजन नहीं बना सके जिसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से क्या हो, ज्यादा हो। तो अगर आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया हो तो मुझे कृपया करके जरूर बताना कि आपको समझ आ गया। ठीक है भाई साहब, क्लियरिटी है कि कार्नोट इंजन में हम लोगों ने कौन कौन से प्रोसेस यूज किए। सर ऑल्टरनेट आइसोथर्मल आइडियाबैटिक प्रोसेस यूज किया। पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जहां से स्टार्ट किया तो घूम फिर के वहीं पे पहुंच गए, साइक्लिक प्रोसेस बन गया अपने पास। ठीक है ना, दिस इज क्लियर। चलो अब देखो, ये इतनी कहानी सी थी बस अपने पास। अब क्वेश्चन कर लेते हैं सर, क्वेश्चन कर लेते तो क्वेश्चन कराओ। एन आइडियल गैस हीट इंजन, आइडियल गैस हीट इंजन कौन सा होता है सर, वही किसकी बात कर रहे हैं, कार्नोट की ही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन कार्नोट साइकिल, तो खुद ही बोल रहा है, कार्नोट साइकिल बिटवीन 227 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अपने पास क्या है, T1 क्या है 227 डिग्री सेल्सियस। इसको करो केल्विन में, तो इसमें 273 ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे 273, तो कितना हो जाएगा अपने पास सर, ये बन जाएगा 500 केल्विन। और T2 क्या है अपने पास, सिंक का टेम्परेचर, इसमें भी ऐड करोगे कितना 273, तो सर ये कितना बन जाएगा अपने पास, कितना बन जाएगा 400 केल्विन। अरे 400 केल्विन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है भाई साहब। तो बोल रहा है इट एब्जॉर्ब 6 × 10⁴ कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर। देखो अपने को आंसर कैलोरी में ही रखना है, अपने को आंसर किस में रखना है, कैलोरी में ही रखना है। तो उसने क्या किया, इतनी हीट एब्जॉर्ब करी, किससे, हायर टेम्परेचर से। ऑब्वियस ही बात, हीट कहां से एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग, देखो यहां पर मैंने आपको समझाया भी है, हीट कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, हायर टेम्परेचर से एब्जॉर्ब करते हैं ना। Q1 मशीन ने हीट कहां से एब्जॉर्ब करी, हायर टेम्परेचर से, ठीक है ना। तो हीट जो एब्जॉर्ब होती है वो हायर टेम्परेचर से ही हीट एब्जॉर्ब होती है। तो Q1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 × 10⁴ कैलोरी। अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क, यानी वर्क निकालना है, बहुत आसान, वर्क निकालना अपने को। तो सर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने सीखा था कि ईटा इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन Q1 × 100, ठीक है ना, परसेंटेज वाइज लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 1 - T2/T1 × 100 भी तो लिखा था। तो 100 तो उड़ा ही दो, वो तो आपस में कट गए। तो यहां से आ गया अपने पास क्या सर,
यहां से आ गया वर्क अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100। तो 100 तो कटी है, हटा दो फिर। वर्क की जो वैल्यू आ गई, हम तो वर्क निकालना, तो हो जाएगा 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू Q1। बस, हर चीज तो आपको पता है, हर चीज आपको पता है। अब तो सर T2 भी पता है, T1 भी पता है, Q1 भी पता है, तो वर्क निकाल लोगे, तो वैल्यू तो पुट करनी है, कर दो वैल्यू पुट। तो वर्क क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 400 बटा 500 इंटू 6 इंटू 10⁴। देखो कितना कैलोरी में आ रहा है वर्क अपना पास, 500 माइनस 400 100, और यह आ जाएगा 6/5 यानी कि 1.2, तो 1.2 इंटू 10⁴ कैलोरी। दिस इज द आंसर। यह आंसर हो जाएगा अपने पास, डी ऑप्शन। अरे ठीक है ना भाई साहब, डी ऑप्शन इज अवर फाइनल आंसर, डी ऑप्शन इज अवर फाइनल आंसर। एक सेकेंड, हाँ तो उम्मीद है आप लोगों के समझ आ गया होगा क्या किया। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 50%। देखो मैंने बोला था ना कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, ठीक है, क्या दे रखी 50% दे रखी। एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 500 केल्विन, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज केप्ट कांस्टेंट एंड इट्स एफिशिएंसी रेज टू 60%, रेज टू यानी कि अब कितनी कर दी गई है, 60% कर दी गई है। बेटा रेज्ड टू और रेज्ड बाय में फर्क है, अगर होता रेज्ड बाय तो आपको ऐड करना पड़ता, रेज्ड टू यानी कि अब जो बोला गया उतनी ही है। काफी बच्चे रेज्ड टू और रेज्ड बाय में, अगर मैंने बोला कि कोई चीज है उसको रेज्ड टू 10 कर दिया गया है तो यानी कि अब 10 हो गई है वो चीज। अगर बोला गया है कोई चीज पहले, समझो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं पहले कोई चीज 5 थी, पहले कोई चीज 5 थी, अब उसको कर दिया गया रेज्ड टू 10 तो अब वो 10 हो गई है। लेकिन अगर बोला गया है पहले कोई चीज 5 थी, अब उसको क्या कर दिया गया रेज्ड बाय 10, तो इसका मतलब अब जो नई चीज आई वो कितनी हो जाएगी, उसमें जो पुरानी वाली चीज उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, अब जो नई चीज आएगी वो 15 हो जाएगी। तो रेज टू का मतलब जो बोला गया वही हो गया है फाइनल, लेकिन रेज्ड बाय का मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले अगर कोई चीज 5 थी उसमें बोला रेज्ड टू 10 यानी कि जो फाइनल है वो 10 ही है, यानी 5 को रेज करके क्या बना दिया गया 10 बना दिया गया, अब 10 ही है, ठीक है ना फाइनल चीज। लेकिन अगर बोला गया कोई चीज पहले 5 थी और उसको रेज्ड बाय 10 किया है तो जो फाइनल चीज आएगी वो 15 आएगी, ठीक है। तो यानी पहले एफिशिएंसी कितनी थी सर, पहले एफिशिएंसी थी 50%, बाद में एफिशिएंसी कितनी हो गई है सर 60%, ठीक है। तो पहले अपने पास क्या था, जो सिंक का टेम्परेचर था वो कितना था 500 केल्विन, और हमको सोर्स का टेम्परेचर तो दिया नहीं हुआ तो सोर्स का टेम्परेचर मान लेते हैं T1, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि यहां पे अगर अपने पास सोर्स का टेम्परेचर T1 था तो यहां पे भी सोर्स का टेम्परेचर कितना रखा है T1 ही रखा है। देन द टेम्परेचर ऑफ सिंक, देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले एफिशिएंसी कितनी थी 50% थी, सिंक का टेम्परेचर 500 केल्विन था, सोर्स का टेम्परेचर कुछ था हमें बताया नहीं गया, ठीक है। लेकिन बाद में एफिशिएंसी को कितना कर दिया गया 60%, बाद में एफिशिएंसी को कितना कर दिया गया 60%, सोर्स के टेम्परेचर को हमने छेड़ा नहीं, अभी हमें पता नहीं कितना है, बताया नहीं उसने कि कितना है, लेकिन जितना भी होगा उसको छेड़ा नहीं है। अब बताओ जब एफिशिएंसी 60% हो जाएगी तो सिंक का टेम्परेचर कितना होगा, क्वेश्चन समझ आया। पहले एफिशिएंसी थी 50%, सिंक का टेम्परेचर 500 केल्विन, सोर्स का टेम्परेचर है कुछ हमको पता नहीं है, ठीक है। बाद में जब एफिशिएंसी 60% हो गई है तो क्या हुआ भाई साहब, सोर्स का टेम्परेचर तो वही रखा गया था, हमें पता नहीं लेकिन क्या था, लेकिन वही था, लेकिन सिंक का टेम्परेचर बताओ कितना होगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। देखो बेटा एक चीज बताऊं, एफिशिएंसी होता क्या है 1 माइनस T2 बाई T1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो इंटू 100, तो T1 माइनस T2 बटा T1 इंटू 100। अब एक चीज बताना, अगर एफिशिएंसी बढ़ रही होगी, अगर एफिशिएंसी बढ़ रही होगी, अगर एफिशिएंसी क्या कर रही होगी बढ़ रही होगी तो T1 तो फिक्स है अपना,
T1 तो क्या अपने पास फिक्स है। अगर एफिशिएंसी बढ़ रही होगी तो T2 को क्या करना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा ना, क्योंकि इन दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर ज्यादा आएगा तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी ना। तो T2 को कम होना पड़ेगा, T1 तो फिक्स है ना, सोर्स का टेम्परेचर को तो आपने चेंज किया नहीं। तो भाई साहब अपने पास क्या है, अपने पास क्या है कि T2 को कम होना पड़ेगा तभी तो एफिशिएंसी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो पहले T2 कितना था सर, 500 केल्विन, पहले T2 कितना था 500 केल्विन, यानी आंसर जो आएगा वो 500 केल्विन से कम आएगा, यानी 600 केल्विन तो आंसर ही नहीं है, और खुद 500 केल्विन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आंसर या तो 100 केल्विन होगा या 400 केल्विन होगा। अब सर एफिशिएंसी अगर 50% से 60% हुई, बहुत ज्यादा चेंज तो हुआ नहीं, बहुत ज्यादा चेंज तो हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली बात आंसर क्या होगा, 400 केल्विन होगा। इसे कहते हैं तरीका, ठीक है ना। ये अभी आपने नहीं करना बेटा, मेरे को ऐसे हजारों करोड़ों तरीके पता है सॉल्व करने के, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है ना, टू डू क्वेश्चंस। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। इस समय इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना अभी सही नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे करना, मैं तो कहता हूं आप ऐसे ही करना बाद में, लेकिन पहले मेन कंसेप्ट सीख लो। मैं बेटा मोस्टली क्वेश्चन मैं कहता हूं 70% क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन आप बहुत सारे ऑप्शन चेकिंग से कर सकते हो, आप डायमेंशन चेक करके कर सकते हो, आप यूनिट चेक कर सकते हो, आप वैल्यूज पुट करके कर सकते हो, ठीक है। 50 to 60% में बता रहा हूं आप कर सकते हो, समझ लग रही बात, सच बता रहा हूं मैं, 50 to 60% क्वेश्चन कर सकते हो आप। लेकिन अभी क्या है, अभी अपना वो टाइम नहीं है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कंसेप्ट सीखना है। एक बार कंसेप्ट आ गया ना भाई साहब, आप करो यार, किसने रोका, अपने को तो नंबर चाहिए, अपने को तो पेपर में नंबर चाहिए। अरे बोला गया ना, प्यार और जंग में सब जायज है, सब जायज है बेटा। वहां पर एक तरह जिस दिन आपका नीट का एग्जाम है, एक तरह जंग है आपकी, ठीक है ना, सब जायज है बेटा वहां पर, बस चीटिंग मत करना। क्योंकि यार होता क्या है कि चीट करके जो लोग जंग जीतते हैं ना, उनके दिल में भी रह जाता है कि यार अपनी मेहनत से नहीं है। सब जायज का मतलब क्या है, आप जैसा मर्जी बुद्धि लगाओ, जैसा मर्जी दिमाग लगाओ, उस हिसाब से मैं जायज बोल रहा हूं। ना आप प्यार में चीट करो, ना आप जंग में चीट करो, ठीक है ना, इट इज क्लियर है। तो बेसिकली मैं आपसे क्या कह रहा था कि आंसर तो मैंने मार्क कर दिया, लेकिन असली तरीका क्या है उससे देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैं सोचा आपको एक ये डेमो भी दे दे, आपको लगता होगा सर क्या इतने लंबे लंबे करवाते हो, लेकिन मैं आपको अभी भी कह रहा हूं ये सब अभी करने की जरूरत नहीं। देखो क्या है अपने पास, पहले सिचुएशन क्या दे रखी सर, एफिशिएंसी 50%, पहली सिचुएशन में एफिशिएंसी 50%, तो 50 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है ना अपने पास एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा जो परसेंटेज में आती है, ये क्या होती है, यही तो होती है एफिशिएंसी जो परसेंटेज में आती है, फॉर्मूला तो यही होता है। एक बार पहली सिचुएशन के लिए लगा दो, एक बार दूसरी सिचुएशन के लिए लगा दो, आ जाएगा आंसर। पहली कितनी सर 50% है, 1 माइनस T2 कितना है सर 500 है, T1 तो पता ही नहीं था, इंटू 100। दूसरी बार क्या करो आप, दूसरी बार करो क्या करो, यही फॉर्मूला आप लगा दो दूसरी सिचुएशन के लिए, यानी 61 माइनस T2 तो निकालना है, और T1 क्या है सर, T1 वही है जो पहली सिचुएशन में था, T1 को T1 ही ले लो इंटू 100, ठीक है भाई साहब। तो सर कैसे करेंगे, ऐसा करो आप पहले T1 निकाल लो, T1 को निकाल के यहां पुट कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। हो गया आसान, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, अब तो सॉल्व कर लोगे ना, ये पहली सिचुएशन के लिए, दूसरी सिचुएशन के लिए, यहां से आप T1 निकाल लोगे, T1 निकाल लोगे, T1 को उठा के यहां पुट कर देना, क्योंकि T1 तो वही रह रहा है, तो इधर से T2 निकल जाएगा, ठीक है। तो सर ये जाएगा अपने पास कितना, 2 टाइम्स, तो जो T1 की जो वैल्यू आएगी अपने पास, T1 की जो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास, वो कितनी निकल के आएगी सर, जो T1 की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक तो जैसे मैं सॉल्व कर देता हूं, ये जाएगा 2 इधर 1/2 बन जाएगा, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, तो 500 बाय T1 इज इक्वल टू 1/2,
तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 1000 केल्विन। T1 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? T1 की वैल्यू आ रही है 1000 केल्विन। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लो सर। दूसरी इक्वेशन में T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 60/100, ठीक है ना, यानी 60/100 को मैं क्या लिख सकता हूं? सिंपल, 0 से एक 0 काट दो तो 3/5, 3/5 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/1000। ठीक है, तो ये जाएगा 2/5 इज इक्वल टू T2/1000, तो ये कितना जाएगा? 200। तो आंसर देखो कितना आ रहा है T2 का, उतना ही आ रहा है, 400 केल्विन। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको जो सीख दी है उसके ऊपर प्लीज कायम रहना। फिजिक्स एक ब्यूटी है यार, उसको समझते हुए काम करना, मजे से काम करना। ठीक है, आप बिल्कुल लगाओ यार, बिल्कुल बेधड़क लगाओ आप, लेकिन अभी नहीं। ये सब आप पता क्या किया करो, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो क्लास में, ये सब आप करो पता कहां पर? टेस्ट में। जो आपके टेस्ट पेपर हुआ करे वहां पर खूब लगाया करो भाई। आप डायमेंशन से किया करो, यूनिट से किया करो, वैल्यू पुट कर लिया करो, ऑप्शन चेक किया करो। मैं तो कहता हूं सीखो ये सब चीजें, लेकिन जब कंसेप्ट सिखाया तो कंसेप्ट सीखो। उतने टाइम ऑप्शन चेक करोगे ना तो कुछ सवालों में तो क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ सवालों में रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, बाकी तो आपको समझ आ ही रहा है। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन द टेंपरेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय। इस बार सिंक के टेंपरेचर को रिड्यूस किया गया, यानी कि माइनस किया गया। कितने से चेंज किया गया है सर? 62 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये चेंज है, ये चेंज है। तो चेंज को आप चाहे डिग्री सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप 62 डिग्री सेल्सियस की जगह 62 केल्विन लेते तो भी आंसर सेम ही आएगा। इट्स एफिशिएंसी इज डबल, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? डबल होगी। टेंपरेचर ऑफ द सोर्सेस क्या बोल रहा है कि जब आपने क्या किया, सिंक के टेंपरेचर को रिड्यूस कर दिया, कितने से? 62 से रिड्यूस कर दिया, यानी कि अब जो फाइनल टेंपरेचर आएगा वो इनिशियल से 62 कम आएगा। ठीक है, तो देखो भाई साहब, इनिशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी है? 1/6। बेटा परसेंटेज में नहीं दे रखी है, फ्रैक्शन में दे रखी है, तो आप जो भी फॉर्मूला होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई मत करना। सिंपल क्या आ जाएगा? 1 माइनस T2/T1। इस बार देखो 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो इनिशियल सिंक का टेंपरेचर है और ये सोर्स का टेंपरेचर है। सोर्स के टेंपरेचर को तो छेड़ नहीं रहा, अब वो क्या कर रहा है? सिंक के टेंपरेचर को उसने 62 से क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। और जो एफिशिएंसी हो गई वो क्या होगी? डबल होगी। तो इसका डबल करोगे, 2 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा सर? 1/3 हो जाएगा। 1 माइनस T2 माइनस 62। अब ये हो गई भाई साहब सिंक का टेंपरेचर, 62 से क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, डिवाइडेड बाय T1। कुछ नहीं करना, अब सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन ये बन गई अपने पास, एक इक्वेशन ये बन गई, तो T1 निकाल सकते हो ना, सोर्स का टेंपरेचर तो फाइंड करना है। तो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 से डिवाइड कर दो, तो T2/T1 हो जाएगा प्लस 62/T1 हो जाएगा। अब बताओ ये चीज क्या है सर? 1 माइनस T2/T1 तो दे रखा है 1/6 है, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 62/T1। तो इधर सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 62/T1, तो ये आ जाएगा 1/6 इक्वल टू 62/T1। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 × 12, 6 × 36, 37, 372 केल्विन। बेटा T1 T2 तो हमेशा केल्विन में ही आएंगे, लेकिन अपने को ऑप्शंस किस में देने हैं सर? डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में क्या आ जाएगा? 372 माइनस 273, दैट इज 12 में से 3 गए 9, 16 में से 7 गए 9, 99 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। ठीक है ना, दिस इज द आंसर। समझ आया कैसे करते? बेटा इसी लेवल का सवाल आता है, ये आया हुआ सवाल है, इसी लेवल के सवाल आएंगे। ठीक है ना, इसी लेवल के सवाल। कभी सोर्स का टेंपरेचर रिड्यूस कर देगा, या कभी सोर्स का टेंपरेचर इंक्रीज कर देगा, कभी सिंक का टेंपरेचर रिड्यूस कर देगा, कभी सिंक का टेंपरेचर इंक्रीज कर देगा, एफिशिएंसी को डबल ट्रिपल ऐसे कर देगा। यही गेम खेलना बेटा, अगर आपको ये खेलना आता आप कर ले जाओगे सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आ जाता अपने पास। नेक्स्ट आ जाता अपने पास रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो अपने घर पे फ्रिज होता है, ठीक है बेटा। जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, वो आप तरह से उल्टा बोल लो कि हीट इंजन का उल्टा है। हीट इंजन का उल्टा है सर, कैसे उल्टा है? देखो यहां पे क्या होता है अपने पास? सोर्स होता है, वही सोर्स का टेंपरेचर क्या होगा? हायर टेंपरेचर होगा। यहां पे क्या होगा? सिंक होगा, ठीक है ना, लोअर टेंपरेचर पे। यहां पे क्या होगा?
मशीन होगी। अब आप लोगों को पता है कि हीट कभी लोअर से तो हायर टेम्परेचर में फ्लो करेगी नहीं, अगर करवाना है तो बाहर से वर्क करना पड़ेगा। जब आपने बाहर से वर्क किया तब हीट यहां से निकली ऐसे, Q2, क्या हीट निकली? Q2 निकली। अब W और Q2 मिलके क्या गए? कुछ। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि लोअर टेम्परेचर से जो हीट रिलीज हुई वो क्या हुई, सर वो Q2 ही। अरे हमें यही तो हीट निकालनी है, तभी तो सिंक का टेम्परेचर और डाउन जाएगा। फ्रिज क्या करता है? ठंडे को और ठंडा करता है, ठंडे को और ठंडा करता है। तो अगर ये Q2 हीट निकालते रहोगे तो इसका टेम्परेचर डाउन जाता रहेगा ना, ठंडा और ठंडा होता रहेगा। समझ लग रही बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो बेसिकली अपने को मतलब इससे होता है जितना ज्यादा ये निकलेगा उतना ठंडा होता रहेगा, उतना इसका टेम्परेचर गिरता रहेगा। समझ लग रही बात? तो Q2 क्या है? हीट रिलीज्ड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर। Q2 क्या है? हीट रिलीज्ड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर। तो देखो आप एकदम उल्टा फ्लो डायग्राम बन रहा है। वहां पर क्या था? हीट इंजन में Q1 W ऐसे था और Q2 ऐसे था, यहां पर उल्टा है, Q2 W और Q1 ऐसे। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? यहां पर अभी भी क्या है? Q1 की वैल्यू किसके बराबर है? W प्लस Q2 के बराबर, ठीक है ना? अब एक चीज बताओ, यहां पर एफिशिएंसी वर्ड नहीं आता, यहां पर आता वर्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा जो अपने पास रेफ्रिजरेटर का बना हुआ ना, यही सेम चीज किसके लिए होता है अपने पास? हीट पंप का। ये हीट पंप का भी फ्लो डायग्राम है, हीट पंप का भी यही सेम एज इट इज फ्लो डायग्राम है, सेम, ठीक है? तो आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? तो उसको डिनोट करते हैं बीटा से, कई बुक्स के से डिनोट करती हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है? कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या होता है? ये होता है सर आउटपुट अपॉन इनपुट। आपके लिए आउटपुट क्या है बताओ? आप तो ये चाहते हो ना जितनी ज्यादा हीट निकल सके लोअर टेम्परेचर से और ठंडे को और ठंडा करता रहे, रेफ्रिजरेटर तो यही चाहता है। तो आपका आउटपुट क्या है? सर Q2 है। इनपुट क्या है? आप बाहर से वर्क करे जा रहे हो, बाहर से वर्क करे जा रहे हो भाई साहब, ठीक है ना? बाहर से क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो, ठीक है ना? तभी तो क्या कर रही है? हीट फ्लो कर रही है लोअर टू हायर टेम्परेचर। तो इनपुट क्या हो गया सर? वर्क हो गया। तो ये हो गया अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब हमको ये भी पता है कि सर हम इसको क्या लिख सकते हैं? Q2। W को क्या लिख सकते हैं सर? W को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q1 क्या है अपने पास? W प्लस Q2। Q1 क्या है अपने पास? W प्लस Q2 है। Q1 क्या है अपने पास? W प्लस Q2 है। देखो Q1 क्या है? W प्लस Q2। तो आप W को क्या लिख सकते हो? W को लिख सकते हो Q1 माइनस Q2। W लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है? तो आप Q2 बाय W को Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 लिख सकते हो। अब आप अपने को पता है कि जो Q2 हो वो प्रोपोर्शनल किसके है? T2 के। Q1 प्रोपोर्शनल किसके है? T1 के। तो आप Q2 की जगह T2 लिख सकते हो, Q1 की जगह T1 और Q2 की जगह T2। तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। किसका फॉर्मूला सर निकल के आ जाता है? ये है अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। किसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? सर ये है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत आसान सा है। क्या हो जाता है सर? हमें मतलब किससे? हमें तो Q2 से मतलब है ना, यानी कि जो सिंक से हीट निकल रही है और जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वो आउटपुट हो गया। तो Q2 बाय W, W को लिख सकते हो Q1 माइनस Q2, फिर बाद में Q2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है ना? क्योंकि Q2 किसके प्रोपोर्शनल है? T2 के। Q1 किसके प्रोपोर्शनल है? T1 के। तो आप Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 को T2 अपॉन T1 माइनस T2 भी लिख सकते हो। Q2 अपॉन W इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब सर आपने बोला कि यही फ्लो डायग्राम किसका है? यही फ्लो डायग्राम किसका है? हीट पंप का है। हाँ बेटा, हीट पंप का भी काम क्या होता है? हीट को बाहर निकालना। हीट पंप का काम क्या होता है? हीट को बाहर निकालना, ठीक है ना? तो सेम ही चीज है यहां पर, ठीक है ना? लेकिन बस हीट पंप के केस में क्या होगा? हीट पंप के केस में क्या होगा? जो आउटपुट होगा
वो Q2 नहीं होगा, आउटपुट Q2 नहीं होगा। पता आउटपुट क्या होगा? Q1। आउटपुट क्या होगा? Q1। समझ लग रही है बात? आउटपुट क्या होगा? Q1 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप का क्या हो जाता सर? हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाता? वो हो जाता, इसको किससे डिनोट करें? गामा से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है, गामा से कर देते हैं। तो ये हो जाता अपने पास। आउटपुट इस बार क्या होता सर? आउटपुट इस बार Q1 होता, डिवाइडेड बाय इनपुट। तो वर्क कर रहे हैं, जितना हम लोग वर्क कर रहे हैं उतना निकलता जा रहा है। तो हीट पंप में कुछ नहीं होता सर, आउटपुट क्या होता है अपने पास? Q1 होता है। यानी कि जो हायर टेम्परेचर जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द हायर टेम्परेचर, ठीक है ना, वही क्या अपने पास? Q1 है। तो Q1 बाय W, W क्या लिख सकता हूं? Q1 माइनस Q2, ठीक है। अब देखो Q1 को मैं क्या लिख सकता हूं? T1, और Q1 को T1 माइनस, कोई दिक्कत? तो ये क्या है अपने पास? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। बहुत आसान सा, अपने को इतनी चीज याद रखनी, ठीक है। तो याद रखना, जब अपने पास रेफ्रिजरेटर आएगा तो Q2 बाय W होता है, यानी कि दिस बाय W। और जब अपने पास क्या होता है? हीट पंप होता है, तो Q1 बाय W। बस इतना सा है, खत्म हो गया अपना। अब सवाल करने हैं अपने को, इतना ही था, ठीक है। अब देखो सवाल धड़ाधड़ सवाल होंगे। चल देखो, the coefficient of performance of a refrigerator is 5. Coefficient of performance of a refrigerator is 5. If the temperature inside the freezer is minus 20 degrees Celsius, the temperature of the surroundings to which it rejects heat is. Surrounding का टेम्परेचर बताना है जिसपे वो हीट क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। यानी कि अपने से किसका टेम्परेचर पूछा हुआ है? एक तरह सोर्स का टेम्परेचर पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो T1 पूछा हुआ है, T2 कितना दे रखा है? फ्रीजर का टेम्परेचर कितना है? -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो इसको करोगे तो 273 केल्विन, जब इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 253 केल्विन हो जाएगा अपने पास, 253 केल्विन हो जाएगा। अरे यही तो लिख सकता हूं मैं, बस कर दो सॉल्व यार, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी दे रखा है, बीटा भी दे रखा, कितना है? 5 है। इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी क्या सीखा हम लोगों ने? सीखा T2 अपॉन T1 माइनस T2। टेम्परेचर वाला यही तो फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला। तो 5 इज इक्वल टू T2 कितना है सर? 253 है, डिवाइडेड बाय T1 तो फाइंड करना है, माइनस 253। तो बस 5T1 माइनस 5 3 15, 5 5 25, 26, 10 11 12, 1265 इज इक्वल टू 253। तो 5T1 इज इक्वल टू 1265 प्लस 253। तो ये कितना हो जाएगा सर? 5T1 इज इक्वल टू 5 3 8, 6 5 11, 2 2 4 1 5। ये तो T1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी अपने पास केल्विन में? ये आ जाएगी सर 3 15, 0 और 3 और ये आ जाएगा 0.6। इतना केल्विन आ रहा है अपने पास। तो सर डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 273 माइनस कर दो। तो 273 अगर माइनस करोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा अपने पास? 273 माइनस करके करीब करीब 30 के करीब, यानी मोटा मोटी जो आंसर आ जाएगा अपने पास 30.6 आएगा। तो मोटा मोटी आंसर कितना हो गया अपने पास? 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अपने पास डिग्री सेल्सियस में कितना आता? 30.6 आता ना। तो आंसर कितना हो जाएगा? 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A refrigerator works between 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T1 कितना दे रखा है? 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हायर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। इसको इसमें 273 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 273 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास सर? 273 अगर इसमें ऐड करें तो आ जाएगा अपने पास 303 केल्विन।
समझ लग रही है बात? 273 ऐड करें तो 303 केल्विन हो जाएगा। T2 कितना दे रखा है सर? T2 दे रखा अपने 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 277 केल्विन हो जाएगा। इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरीज ऑफ हीट एवरी सेकेंड। पर सेकेंड कितनी हीट रिमूव कर रहा है? 600 केल्विन। टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटेड स्पेस कांस्टेंट। रेफ्रिजरेटर स्पेस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए भाई पर सेकंड कितनी हीट निकाल रहा है सर? 600 कैलोरी निकाल रहा है। कितनी निकाल रहा है? 600 कैलोरी निकाल रहा है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो कितनी निकाल रहा है? 600 कैलोरी निकाल रहा है ताकि अपने पास जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उसका टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। यानी कि ये जो T2 है ये फिक्स रहे। T2 है ना, ये टेम्परेचर फिक्स रहे। तो हर सेकंड क्या कर रहा है? हर सेकंड क्या कर रहा है? वो इतनी फिक्स हीट निकालता रह रहा है। कितनी? 600 कैलोरी। तो पूछ रहा है कितनी पावर रिक्वायर होगी? कितनी पावर रिक्वायर होगी? सर पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। टाइम की कितनी बात हो रही है सर? एक ही सेकंड की तो बात हो रही है। तो यहां पे अगर टाइम की वैल्यू 1 सेकंड ले लूं मैं, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड ले लूं तो पावर कितनी हो जाएगी सर? वर्क के बराबर हो जाएगी। तो बेसिकली जो आप वर्क निकालोगे वही पावर होगी, क्योंकि आप वर्क किस में निकाल रहे हो? 1 सेकंड में निकाल रहे हो। तो वही तो क्या बन जाएगी अपने पास? पावर बन जाएगी। ठीक है ना? तो 1 सेकंड में वर्क देख लो सर। 1 सेकंड में कितनी हीट निकल रही है सर? 600 कैलोरीज निकल रही है। तो Q2 कितना हो गया सर? 600 कैलोरीज। कैलोरीज को अगर जूल में करोगे तो इंटू 4.2, अरे यही तो हो जाएगा अपने पास। तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 12, 6 4 24, 25। ठीक है ना? और एक जीरो और आ जाएगा अपने पास। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ये आ गई अपने पास जूल में। तो अपने से पूछा गया, एक तरह से वर्क पूछा गया है, तो बहुत आसान है भाई। क्या है इसके अंदर? लल्लू सवाल है, लल्लू सवाल है। कर दो भाई साहब, फोड़ दो एकदम। तो देखो भाई, सबसे पहले अपने पास क्या है? T1 T2 अपने को पता है, और अपन से पूछा क्या गया है? वर्क पूछा गया है। अपन से क्या पूछा गया है? वर्क पूछा गया है। तो आप जल्दी से रेफ्रिजरेटर का एक बार फॉर्मूले पे जाओ और देखो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सर Q2 पता है, वही 600 कैलोरी। वर्क पूछा गया है और T2 और T1 पता है। अरे लगा लोगे? हाँ जी सर लगा लेंगे। क्या है इसमें? तो ये जो बेसिकली है ये अपने पास क्या है? Q2 गिवन है। क्या है गिवन? Q2 गिवन है। ठीक है ना? इट इज क्लियर है कि नहीं? तो भाई साहब फॉर्मूला हो गया Q2 बटा W इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो भाई Q2 कितना है? 2520 डिवाइडेड बाय वर्क पूछा गया है। ठीक है ना? क्योंकि ये वर्क कितने में है? 1 सेकंड में, क्योंकि ये जो Q2 है ये पर सेकंड है अपने पास। ठीक है? इज इक्वल टू T2 कितना है? 277 डिवाइडेड बाय 303 में से गए 277। तो भाई साहब कितना आ रहा है निकल के? ये आ रहा है अपने पास 2520 डिवाइडेड बाय वर्क डिवाइडेड बाय वर्क। मैंने बोला था थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ सकती है, लेकिन कोई खास इतना वो नहीं, टफ नहीं है। अपने को घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। ये आ गया 26। अगर ये आ गया 26 तो यार तो बड़ा गंदा सा बन रहा है। अगर मैं इसको क्या ले लूं, अप्रोक्सीमेट आंसर मारूं, तो ये 277 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 260 ले लूं। 277 को अप्रोक्सीमेटली 260 ले लूं तो अपना आंसर ज्यादा आएगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब अपना जो आंसर आएगा उससे कम ही आंसर रखना है। ठीक है ना? मतलब देखो ये जो आंसर है वो सारे डेसिमल्स में ही है। ठीक है ना? आंसर तो लगभग लगभग सारे सेम है, बस डेसिमल अलग अलग जगह लगा हुआ है। इसमें 5 के बाद लगा हुआ है, इसमें तो लगा ही नहीं हुआ, इसमें 2 के बाद लगा हुआ है। समझ लग रही बात? तो बस डेसिमल का खेल है, बाकी आंसर कुछ ऐसे ही आएगा। इसका मतलब हम लोग एक बार अपना आंसर निकाले तो डेसिमल के हिसाब से आंसर लगा लेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली करो वरना वहां पे टाइम कितना होगा। 277 को मैं अप्रोक्सीमेटली 260 लिख सकता हूं। ऐसा करता हूं, इसको अप्रोक्सीमेटली 260 लिख लेता हूं। ठीक है ना? तो आ जाएगा अपने पास कितना, कि अपने को तो बस डेसिमल वैल्यू चेक करनी है ना, क्योंकि आंसर तो पता है अपने को यही कुछ होगा। 2365 में से आंसर कुछ होगा। अब देखना डेसिमल कहां पे आएगा। बेसिकली डेसिमल चेक करना अपने को। ये 10 आ जाएगा।
इधर से गया ये, तो वर्क आ रहा अपने पास 252, यानी कि अपने पास ये तीन चीजें फिक्स है, ये तीन नंबर फिक्स है, तीन नंबर फिक्स है, ठीक है ना। तो सर ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो 4 नंबर है, ये भी नहीं हो सकता, अरे इसमें तो 2 पॉइंट समथिंग है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, 252 है, तो 236.5, अरे 236.5 भी तो 252 के करीब है, समझ लग रही है बात, ठीक है ना। तो ये जो मैंने निकाला है, ये जो मैंने निकाला है ये अप्रोक्सीमेशन से निकाला, आपको ये चीजें भी आनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास नीट में पेपर में बैठ के कि आप क्या करो, डिवाइड करो बैठ के 277 को 26 से, इतना टाइम आपके पास नहीं है। ये चीजें आपको टेस्ट देते टाइम सीखनी है, यही चीजें आपको टेस्ट देते टाइम सीखनी है। जब आप टेस्ट देते हो, आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज तो दे ही रहे होगे, यही चीजें आपको सीखनी है कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी किया जाए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो अपना जो आंसर आ रहा है ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है कितना, इतना, तो ये अपने पास जूल में आया, वर्क कितने आया, इतना जूल में आया। अभी जो आपने वर्क निकाला है, जो आपने वर्क निकाला है, ये जो वर्क है ये कितने सेकंड में हो रहा है सर, 1 सेकंड में हो रहा है, तो जो पावर आएगी वो भी क्या आ जाएगी, उतनी ही आ जाएगी, लेकिन अपने को तो पता आंसर यही है, तो 236.5 व्हाट इज द आंसर, समझ आया अपने को, क्योंकि जो हीट निकल रही थी वो पर सेकंड निकल रही थी, तो जो वर्क आएगा वो भी पर सेकंड ही आ रहा है। ये जो वर्क आया 252 जूल, जो कि एक्चुअल में कितना है 236.5 जूल है, वो पर सेकंड में आया है, तो अपने पास जो पावर आई वो भी पर सेकंड में ही आ रही है अपने पास, ठीक है ना। इट इज क्लियर है कि नहीं। चलो ये क्वेश्चन, द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस एंड द रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। The amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally will be, वो कह रहा है कि कितना कितना हीट हम लोग रूम को डिलीवर कर रहे हैं ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, यानी कि बाहर से वर्क कितना हो रहा है, 1 जूल का वर्क हो रहा है। जब हम लोग 1 जूल का वर्क कर रहे हैं तो कितनी हीट हम लोग किसको दे रहे हैं बेटा, रूम को, डिलीवर टू द रूम, यानी कि इस बार क्या पूछा गया है समझना बेटा, ये अपने पास सोर्स है T1 टेम्परेचर पे, ये क्या है सिंक है T2 टेम्परेचर पे, ये मशीन है, ठीक है ना। अपने को पता है रेफ्रिजरेटर पे क्या होता है सर, बाहर से वर्क करते हैं, यहां से हीट निकलती है लोअर टेम्परेचर से Q2, यहां पे होती है Q1 हायर टेम्परेचर पे। तो बेसिकली ये हो गया अपने पास रेफ्रिजरेटेड स्पेस, ठीक है ना, ये एक तरह से समझो फ्रीजर हो गया। सिंक को आप फ्रीजर कंसीडर कर लिया करो, सिंक को क्या कर लिया करो सर, फ्रीजर कंसीडर कर लेते सिंक को। तो सर रूम क्या हो गया, रूम का टेम्परेचर क्या हो गया सर, रूम हो गया अपने पास क्या T1, रूम टेम्परेचर क्या हो गया T1। कभी कभी आपको अगर कंफ्यूजन हो तो कि सर क्या किसको कंसीडर करें, तो आप, ये तो अपने पास पूरा फ्रिज है, ठीक है ना, पूरा फ्रिज का सिस्टम अपने पास, तो आप क्या किया करो, फ्रीजर, अरे फ्रीजर जिसमें नहीं आइस जमती अपने, उसको क्या कंसीडर कर लिया करो सर, T2 है अपना फ्रीजर, फ्रीजर क्या है अपना T2 टेम्परेचर। तो सर रूम टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर क्या होगा सर, रूम टेम्परेचर होगा अपने पास T1। अरे आपने कभी देखा होगा ना कि भाई साहब अपने फ्रिज के पीछे हाथ लगा कर देखो, गरम गरम फील होता है, गरम गरम फील होता है। तो जो अपने पास अगर आप क्या करो, फ्रीजर के पीछे हाथ लगा के देखोगे, जो गरम गरम फील हो रहा है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है, जो हीट निकल रही है वही तो है, ठीक है ना, तभी तो वो ठंडा हो रहा है। चीज क्लियर है कि नहीं। तो ये क्या है अपने पास Q1 है। तो अपने से सवाल में पूछा क्या गया है, द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द रूम। सर ये तो फ्रीजर है, ये थोड़ी ना पूछ रहा कि फ्रीजर से कितनी निकल रही है, वो तो पूछ रहा कि कितनी हीट आपने रूम को डिलीवर करी है, रूम तो ये हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो Q1 पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है Q1, ठीक है बेटा। तो हमको फॉर्मूला तो पता है सर, हमको पता है फॉर्मूला Q2 बाय W इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2, यही तो होता है, अभी तो सीखा। तो सर वर्क तो क्या है 1 जूल है, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, अरे वर्क तो 1 ही जूल है ना, इसकी वैल्यू तो कितनी है 1 जूल है, इसकी वैल्यू तो क्या है 1 जूल, 1 जूल है। तो Q2 किसके बराबर जाएगा, T2 अपॉन T1 माइनस T2 के,
T2 कितना है? T2 है T2 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में लिखेंगे T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, तो T1 भी डिग्री सेल्सियस, तो T1 प्लस 273 माइनस T2 प्लस 273, तो 273 कट जाएंगे, तो T1 माइनस T2 आ जाएगा अपने पास। तो ये आ गया अपने पास क्या? Q2 कितना आया सर? T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। देखोगे आप तो आपको ऑप्शन में ये भी दे रखा है। क्या अपना आंसर Q2 है? क्या अपना आंसर क्या है? Q1 है। अपना आंसर क्या है? Q1 है, तो Q1 निकालो। हमको पता है सर Q1 क्या होगा? Q1 होगा W प्लस Q2। अरे ये होगा W प्लस Q2। W कितना है सर? 1 जूल। Q2 कितना निकल के आया? T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर T2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? T1 प्लस 273 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। समझ आया? तो इस बार Q2 नहीं पूछा था, Q1 पूछा था। हीट डिलीवर टू द रूम टेम्परेचर। समझ लग रही है बात? हीट डिलीवर टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, लिख लो गुड क्वेश्चन। A Carnot engine having an efficiency of 1/10 as heat engine is used as a refrigerator। भैया जो कार्नोट इंजन है ना, उसको किसकी तरह यूज कर रहे हैं? रेफ्रिजरेटर। एक कार्नोट इंजन को आप किसकी तरह यूज कर रहे हो? रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर रहे हो। If the work done on the system is 10 जूल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, अगर आपको रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करना है तो सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क कर रहे हैं? 10 जूल। 10 जूल। The amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature, कितनी amount of energy absorb कर रहा है? ठीक है ना, कितनी amount of energy absorb कर रहा है from the reservoir at lower temperature। lower temperature पे कितनी एनर्जी absorb कर रहा है रिजर्वायर से? तो अपने से Q2 पूछा हुआ है। समझ लग रही बात? क्या पूछा है? Q2 पूछा है। लोअर टेम्परेचर से तो क्या आती है? Q2 ही आती है। लोअर टेम्परेचर से क्या आती है? Q2 ही आती है अपने पास। ठीक है ना, पूछ रहा है भाई साहब कितनी एनर्जी वो लोअर टेम्परेचर से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो Q2 ही पूछ रहा अपन से। अब देखो अपने को क्या दे रखा है? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है। ये जो एफिशिएंसी है किसकी है? कार्नोट इंजन की है। 1/10 फ्रैक्शन में दे रखी है। सर अगर रेफ्रिजरेटर में हम लोग देखें तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होता है? सर ये होता है W अपॉन Q2, नहीं Q2 अपॉन W। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? Q2 अपॉन W। Q2 क्या होता है? आउटपुट। इनपुट क्या होता है अपने पास? W। तो सर अगर हमें Q2 निकालना है, W तो पता है, अगर मेरे को बीटा पता चल जाए तो गेम ओवर, तुरंत खलास। ठीक है ना, लेकिन हमको सर बीटा ना देके ईटा दे रखा है, यानी क्या दे रखा अपने को? एफिशिएंसी दे रखी कार्नोट इंजन की। ये किसकी है? कार्नोट इंजन की। हमें तो बीटा चाहिए, तो सर क्या किया जाए? क्या किया जाए बताओ? क्या किया जाए? ऐसा क्या कर दें हम कि खत्म हो जाए सब? तो देखो बेटा, आपको एक रामबाण फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है ना, इसको लिख लो, रिलेशन बिटवीन ईटा। ईटा क्या है? ईटा क्या है बेटा? ईटा है अपने पास एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एंड बीटा, बीटा क्या है अपने पास? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। इन दोनों के बीच का रिलेशन, यानी कि अगर आपको एक चीज पता तो दूसरी चीज कैसे निकालोगे? हमको पता सर ईटा होता है 1 माइनस T2/T1, और जो बीटा होता है वो होता है अपने पास क्या? वो होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये चीज होती है कि नहीं होती? हाँ जी सर, होती तो है। अगर होती है तो फिर देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनना, इस बीटा में ऊपर अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं? T1 से डिवाइड कर दूं, और नीचे भी किससे डिवाइड कर दूं मैं?
T1 से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में T1 से डिवाइड कर दूं, तो T2 बाई T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T2 बाई T1। देखना देखो क्या बन रहा है अपने पास। अब देखो T2 बाई T1 क्या है, T2 बाई T1, T2 बाई T1 अगर आपको निकालना है तो T2 बाई T1 क्या हो जाएगा, एक तरह से यहां से निकालो T2 बाई T1 कितना हो जाएगा। तो T2 बाई T1 की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से, T2 बाई T1 को तो लेके जाओ, क्या जाएगी 1 माइनस ईटा, 1 माइनस ईटा। तो T2 बाई T1 को आप कह सकते हो 1 माइनस ईटा लिख सकते हो, और 1 माइनस T2 बाई T1 क्या है, वो तो सर ईटा है ही, ठीक है ना, है ईटा। तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया अपने पास, समझ आ गई बात। तो बीटा क्या हो गया अपने पास, T2 बाई T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो T1 से डिवाइड कर दिया इधर पे और नीचे भी कर दिया, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया 1 माइनस T2 बाई T1, यहां पर T2 बाई T1। तो T2 बाई T1 को क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस ईटा, ये आ गया अपने पास। और 1 माइनस T2 बाई T1 क्या है सर, 1 माइनस T2 बाई T1 तो ईटा ही। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा 1 माइनस ईटा माइनस 1, ठीक है ना, 1 माइनस ईटा माइनस 1। यानी कि जो बीटा आ गया वो कुछ और नहीं है, वो क्या है, एक तरह से क्या बोल लो, आपको ऐसे याद रखना तो ऐसे याद रख लो, आपको ऐसे याद रखना है तो आप ऐसे याद रख लो, समझ लग रही है बात, ठीक है। आपको जो ठीक लगे, आपको ऐसे याद रखना है ऐसे याद रख लो, आपको ऐसे याद रखना है, बस सवाल हो गया। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन थे, गुड क्वेश्चन आया था, तोते उड़ा दिए थे तोते, अच्छे अच्छे बच्चे छोड़ के आ गए थे भाई साहब कि सर ये क्या पूछ लिया, कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर कब से बन गया। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, सुपर गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, डालो इसको, ठीक है। तो भाई साहब हमको तो ईटा पता है, ईटा से बीटा निकाल लोगे, सर क्या फॉर्मूला सिखाया ईटा से बीटा निकालने वाला। तो बीटा है अपने पास, तो बीटा क्या होता है अभी हम लोगों ने सीखा 1 अपॉन ईटा माइनस 1। तो ईटा की वैल्यू क्या है सर, ईटा की वैल्यू है 1 बाई 10 माइनस 1। तो 10 ऊपर चला गया, 10 माइनस 1 यानी कि कितना आ गया 9। तो बीटा कितना आ गया 9 आ गया सर, बीटा की वैल्यू 9 आ गई, इज इक्वल टू Q2 बाय W। W कितना दे रखा है सर 10 जूल। लो भाई साहब 90 जूल इज द आंसर, खत्म। बेटा इस सवाल में पूरा सिर्फ एक ही चीज करनी थी, अगर आपको बीटा और ईटा में रिलेशन पता है तो ही आप इस सवाल को फोड़ सकते थे, वरना तो आप ठन ठन गोपाल थे, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 90 जूल आ गया, समझ आई बात, ठीक है। तो आपने क्या किया, ईटा की हेल्प से बीटा फाइंड कर लिया, यानी कि आपने एफिशिएंसी की हेल्प से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया तो Q2 बाई W, Q2 निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक है। W तो आपको पता ही था। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। मैंने जितने वैरायटी के सवाल थे अच्छे अच्छे सारे करा दिए हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर वगैरह में हीट पंप में कुछ नहीं करना बेटा, हीट पंप जब भी आएगा अपने पास तो कुछ नहीं करना, बस जहां पर ऊपर Q2 होता है वहां पर Q1 आ जाता है, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल रेफ्रिजरेटर की तरह करना, कुछ नहीं करना है, लल्लू सवाल आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यदि क्लियर है तो ये था अपने पास आज का चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स होता है खत्म, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज एक बार जल्दी से आपको छोटा सा रिकैप करवा देता हूं। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा सर, हम लोगों ने आज हीट इंजन पढ़ा, ठीक है ना। हीट इंजन में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या करवा रहा हूं मैं बेटा, रिकैप करवा रहा हूं, रिकैप। हीट इंजन में क्या क्या पढ़ा सर, हीट इंजन में हम लोगों ने उसकी एफिशिएंसी देखी। एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है ना, 1 माइनस T2 बाय T1 लिख लो, या आप क्या लिख लो भाई साहब, या क्या लिख लो वर्क अपॉन Q1, या Q1 माइनस Q2 बाय Q1। बेटा मैंने अभी परसेंटेज में नहीं लिखा, परसेंटेज में लिखोगे तो इंटू 100 कर देना बस, ठीक है ना। ये मैंने परसेंटेज में नहीं लिखा, अगर परसेंटेज में लिखोगे तो इंटू 100 कर देना बस। तो ये था अपने पास हीट इंजन, ठीक है ना। जहां पे ध्यान रखना T2 और T1 क्या है अपने पास, सिंक और सोर्स के टेम्परेचर, जिनको आपने केल्विन में लेना है। रेफ्रिजरेटर पढ़ा आपने, रेफ्रिजरेटर में क्या था अपने पास सर, इसमें बीटा था, बीटा क्या होता है
बीटा तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये होता है Q2 बटा W, ठीक है ना। तो Q2 अपॉन W को क्या लिखता हूं, Q1 माइनस Q2, ठीक है, और इसको T2 अपॉन T1 माइनस T2 भी लिख सकता हूं। अब हमको पता है कि सर जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% तो है नहीं, तो इसका मतलब सर कोई तो ऐसा इंजन होगा जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। हाँ सर है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्नोट इंजन, जिसके अंदर हम लोग ऑल्टरनेट आइसोथर्मल एडियाबैटिक क्या करवाते हैं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन करवाते हैं। उसकी एफिशिएंसी 100% तो नहीं है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है, इसीलिए हम लोग उसको आइडियल हीट इंजन बोलते हैं। फिर रेफ्रिजरेटर समझ आ जाता आपको। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या करा था हम लोगों ने, हीट पंप। हीट पंप में कुछ नहीं करना, बस जहां पर रेफ्रिजरेटर में क्या था, Q2 था, वहां पर क्या आ जाएगा, बस Q1 आ जाएगा। यहां पे इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है वो होती है अपने पास गामा, जहां पे Q2 था वहां पे क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, ठीक है ना। Q2 है जहां पर, वहां पे Q1 आ जाएगा अपने पास। तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है ना, इजिकल टू T1 अपॉन T1 माइनस। अरे ठीक है ना प्रभु, इतना ही था जो मैंने आज आपको पढ़ाया, ठीक है ना। इस चीज को आप अगर ध्यान कर लोगे, मैं बता रहा हूं फिक्स नंबर, फोकट के नंबर पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक या सिली मिस्टेक नहीं करते, ठीक है। चलो बेटा, तो आज होता है अपना चैप्टर का समापन, और नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा अपने पास ऑसिलेशन और वेव्स 11th क्लास का, वो आपको नए सर हैं, अभिषेक सर हैं, वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आज मेरा यही तक था थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो जो अभिषेक सर हैं वो भी बहुत जोरदार टीचर हैं, ठीक है ना। तो जितना प्यार आपने मुझे दिया उससे ज्यादा ही प्यार देना आप उनको, ठीक है। बाकी अगर हुआ तो, अगर आपका 12th क्लास का भी अगर होता है अपना क्या कहते हैं रफ्तार, तो उसमें हो सकता है कि अपनी मुलाकात वापस से फिर कभी हो जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट।